नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी नगरीय निकाय चुनाव और 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चौथे दिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया। पार्टी का फोकस बढ़ती महंगाई पर है। प्रदेश भर में सत्ता पक्ष के खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत कांग्रेस नगरीय निकाय से करने वाली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि नगरीय निकाय की जीत साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की मुश्किलें आसान कर देगी। कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के पार्टी के सीनियर नेता जेपी धनोपिया को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जेपी धनोपिया मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर काम करेंगे। वो सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को रिपोर्ट करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बेहद सक्रिय नजर आ रही है। नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। प्रकोष्ठों के नेताओं को सक्रिय किया जा रहा है। जमीन पर उतरकर सरकार की खामियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जेपी धनोपिया को जिम्मेदारी मिली है कि वो निकाय चुनाव में सीधे तौर पर सारी गतिविधियों का संचालन करें। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनावी रणनीति पर नेताओं से बातचीत का दौर भी जारी रखा है। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय है। निकाय चुनाव कसौटी हो सकती है कार्यकर्ताओं के लिए भी, लेकिन तैयारी को देखकर लगता है कि अब की बार पार्टी किसी भी क्षेत्र में पीछे हटना नहीं चाहती। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। खासकर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए, और एक खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव होना है उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही साथ इस बीच में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से खबर मिली कि सितंबर अक्टूबर में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने एक बार फिर नए सिरे से अपनी रणनीति तैयार की है। चूँकि कांग्रेस ने पहले ही जब कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली थी उस वक्त ये खबरें मिल रही थी कि अब हो सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव। कांग्रेस ने उसी समय तैयारी लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन कोरोना की वजह से हालात बिगड़े और कई कांग्रेस के पदाधिकारी नेता जो पार्षद के दावेदार थे या नगर निगम महापौर नगर पालिका अध्यक्ष दावेदार थे, उनकी मौतें हुई। लिहाजा अब एक बार नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू की है। और ये जो नगर निगम चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जेपी धनोपिया को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। जेपी धनोपिया इन सभी नगरीय निकायों में सीधे नज़र रखेंगे, सीधे वहाँ के चुनाव प्रभारियों से बातचीत करेंगे और सारी समीक्षा के बाद जो भी ज़मीन से जो भी रिपोर्ट आएगी, मैदानी जो रिपोर्ट होगी, वो कमलनाथ को जेपी धनोपिया सौंपेंगे और उसके बाद आखिरी फैसला कमलनाथ लेंगे। फिलहाल तैयारी देख के ऐसा लगता है पुनीत की बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस एक कदम आगे है। अभी 3 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए 3 प्रभारियों की नियुक्तियां की थी। लखन घनघोरिया को रैगांव की जिम्मेदारी दी थी। चूँकि रैगांव जो विधानसभा सीट थी वो बीजेपी के खाते में थी, लिहाजा लखन घनघोरिया कमलनाथ जी के नज़दीक भी हैं और माने जाते हैं कि ये चुनावी प्रबंधन में माहिर हैं। लिहाजा उनको एक बड़ी ऐसी जिम्मेदारी दी है जहां पर बीजेपी के पास पहले से ये सीट थी। सेंधमारी की जिम्मेदारी एक बड़ी मिली है। प्रवीण पाठक को दूसरी सीट की विधानसभा की जिम्मेदारी मिली है। रवि जोशी को झाबुआ के जोबट विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी मिली है। रवि जोशी निमाड़ से ही आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और उस क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। लिहाजा कमलनाथ ने विश्वास जताया। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से एक कदम आगे है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं और साथ ही साथ कमलनाथ ने इन 4 दिनों के भीतर अपने तमाम जो संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगभग एक तरीके से कह सकते हैं कि निष्क्रिय थे, अभी तक उनका परफॉर्मेंस समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको निर्देश दिया है कि वो मैदान में आए, सड़कों पर अब प्रदर्शन करें। और अगले महीने विधानसभा का मानसून सत्र होना है, उसके पहले कमलनाथ ने विधायकों को कह दिया, विधायकों ने तमाम सवाल लगा दिए महंगाई, पेट्रोल डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। निमावर में जो आदिवासी परिवार का नरसंहार हुआ, ये घटना, दलितों के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, इनके मामले, फसल बीमा की राशि, इन तमाम जो ज़मीन से जुड़े मामले हैं, बिजली बिलों की ओवर बिलिंग, तो ये इन मुद्दों पर सदन में मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने की जिम्मेदारी विधायकों के पास है। तो जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, इन सबको सड़क पर उतरकर
सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल और तगड़ा माहौल बनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ ने दी है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय है। जमीन पर कार्यकर्ताओं को उतारकर एक एक खामी पर जनता के बीच मैसेज पहुंचाने की कोशिश होगी, माहौल बनाने का प्रयास होगा। सदन के भीतर विधायक पूरी तरह मुस्तैद होकर तैयारी के साथ सवाल भी लगाएंगे, उठाएंगे। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में केवल कांग्रेस नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी भी उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर 24 जुलाई को भोपाल आएंगे। 2 दिन तक चुनावी बैठकें करेंगे, संगठन के काम आगे बढ़ाएंगे। मुरलीधर राव के दौरे को लेकर हलचलें तेज हैं। भोपाल प्रवास के दौरान मुरलीधर राव जिले में बची कार्यकारिणी का उसे फाइनल कर सकते हैं। साथ ही निगम मंडल के नाम तय करने के बाद घोषणा हो सकती है। प्रदेश में नंदकुमार सिंह चौहान के निधन की वजह से खंडवा लोकसभा सीट और विधायकों के निधन से पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव की सीट खाली है। कोविड संकट को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने खंडवा लोकसभा पर उपचुनाव टाल दिया था, मगर एक बार फिर उपचुनाव की तैयारियां अब दोनों दलों में और प्रशासनिक स्तर पर दिखती है। पूरे देश में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे आदर्श संगठन माना जाता है। इसको और बेहतर करने के लिए मुरलीधर जी आते हैं और आकर के हमको कुछ टिप्स देते हैं कि और हम बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकें। साथ ही जो उपचुनाव आ रहे हैं, 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का जो उपचुनाव आ रहा है, इसको लेकर भी हमको अपनी बाकी तैयारियां करना है। इंदौर में लंबे समय के बाद कांग्रेस के शहर और ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें इंदौर कांग्रेस प्रभारी विजयलक्ष्मी साधो मौजूद रहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कई फैसले हुए, जिसके तहत मंडलम और सेक्टर के संख्या में इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिए जाने के साथ उन्हें पद भी दिए जाएंगे। विजयलक्ष्मी साधो ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इंदौर में कांग्रेस की तैयारियों को देखते हुए नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला लिया है, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला की जीत तय थी। और यहाँ हमारा संजय भाई महापौर 101% जीता हुआ था। जिस तरह से उन्होंने काम किया, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि महापौर सीट हमारी आदरणीय संजय भाई शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस की बन रही थी, इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपना निर्णय सालों में नहीं महीनों के अंदर बदल दिया। कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि पार्षद के द्वारा महापौर चुना जाएगा। उसके बाद यही शुरुआती सरकार आई, उन्होंने चेंज करा और अब फिर वो डर गए। 8 से 10 शहरों में इन्होंने सर्वे कराया तो मालूम पड़ा कि भाई हम लोग डायरेक्ट चुनाव हार जाएंगे, इसलिए इन्होंने वापस महापौर के पार्षद द्वारा किया गया। हम उस पर तैयार है। दमोह के देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में पथरिया विधायक रामबाई के आरोपी पति गोविंद सिंह परिहार को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। गोविंद सिंह परिहार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भी 2 हफ्ते में प्रकरण के विधि संगत निराकरण का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, कहा कि राजनीतिक असर वाले आरोपी को बचाने में मिलीभगत साफ दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दमोह जिले के तत्कालीन एसपी हेमंत चौहान की भूमिका की जांच करवाने का आदेश भी दिया है। दमोह जिले के हटा से कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की 2019 मार्च के महीने में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को आरोपी बनाया था। मामले में मृतक देवेंद्र चौरसिया के बेटे सौमिल चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। देवेंद्र चौरसिया मर्डर के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने गोविंद सिंह परिहार जो विधायक रामबाई का पति है, अन्य मामलों में मिली जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। रेत के अवैध कारोबार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सख्त है। मध्य प्रदेश सरकार ने अब रेत ठेकों पर सरकारी नाका लगाने का फैसला किया। अब तक ठेकेदार अपना नाका लगाकर रेत परिवहन की जांच किया करते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि रेत खदान के 3 किलोमीटर के दायरे में चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। सरकार ने फैसला किया कि अब रेत परिवहन की निगरानी सीसीटीवी से होगी। प्रदेश सरकार इसे जल्दी लागू करने की तैयारी में है। अभी चेक पोस्ट सिर्फ ठेकेदारों के हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई भी चेक पोस्ट किसी जिले में माइनिंग का नहीं है। उस पर हम विचार कर रहे हैं। हम RTI जो हम उसकी टैग की बात कर रहे हैं, CCTV कैमरास की बात कर रहे हैं, हम GPS सिस्टम की बात कर रहे हैं
और हम उन्हीं गाड़ियों को अलाउ करेंगे जो हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड रहेंगी, जिस पे ये सब चीज़ें होंगी। कोरोना की वजह से हुई मौत के आंकड़े छिपाने का कांग्रेस लगातार आरोप सरकार पर लगाती आई है। अब इन आरोपों को सही साबित करने के लिए कांग्रेस ने कोरोना योद्धा समिति का गठन किया। इंदौर कांग्रेस ने वार्डवार कोरोना समिति गठित की, जो कोरोना की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा जुटाएगी। कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाकर तय फॉर्मेट में सर्वे करेगी। आंकड़ों की लिस्ट को पीसीसी भेजा जाएगा। हालांकि इस कमेटी के जरिए कांग्रेस ने वार्डवार दावेदारों को एक साधने का प्रयास भी किया है। काम के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार होगी। इंदौर में कोविड योद्धा समिति का 85 वार्डों में गठन किया गया है कि मृत्यु हुई है, चाहे वो कोविड के कारण हुई हो, चाहे बाद में कोविड हुआ और बाद में नेगेटिव बता दिया गया है, वो जाके फॉर्म भरेंगे। 15 से 20 दिन के अंदर हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आकर जमा कराएंगे और जब यही पूरी सूची हम व्यवस्थित कर उसको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी पर वक्त के प्रभाव का पता लगाने न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट ग्वालियर में किया जाएगा। ग्वालियर में 400 बच्चों के सैंपल लेने के बाद जिले के 200 वयस्कों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। ये काम ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज का पीएसएम और माइक्रोबायोलॉजी विभाग करेगा। न्यूट्रलाइजिंग टेस्ट से लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। अध्ययन किया जाएगा कि जो एंटीबॉडी शरीर में है वो कोरोना वायरस से लड़ने में कितना सक्षम है। चौंकाने वाली बात यह कि जिन बच्चों का एंटीबॉडी टेस्ट किया गया था उनमें से ऐसे कई बच्चे हैं जिनके परिवार में किसी को कोरोना हुआ ही नहीं, फिर भी उनके शरीर में एंटीबॉडी पाई गई है। वो भी 40% तक एंटीबॉडी बनना देखा गया। इसे लेकर डॉक्टर्स आश्चर्यचकित हैं। इस सप्ताह से मेडिकल कॉलेज में वयस्कों का एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हो जाएगा। कोविड के स्पाइक प्रोटीन, कोविड का जो वायरस का शरीर रहता है उस पर स्पाइक्स, नुकीले एंड्स रहते हैं, उसे स्पाइक्स कहते हैं। उस स्पाइक में जो प्रोटीन रहता है वो यूनिक टू कोविड वायरस होता है। तो उस प्रोटीन के खिलाफ जो हम सर्वे कर रहे हैं बच्चों में, वो एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है ये पता कर रहे हैं। ग्वालियर से एक अहम खबर। ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेजों को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर नर्सिंग कॉलेजों की जांच करें कि उनके यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। हाईकोर्ट ने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की है। दरअसल कोविड काल में जब अस्पतालों में बेड को लेकर दिक्कत आई तो प्रशासन ने नर्सिंग कॉलेजों के अधिग्रहण के बारे में सोचा और तब ये बड़ा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आया कि कई नर्सिंग कॉलेज तो कागजों पर ही चल रहे हैं। इन्होंने मान्यता के वक्त 200 बेड का अस्पताल संचालित होने की बात बताई थी, लेकिन कोरोना के काल में 1-2 नर्सिंग कॉलेजों के अलावा कोई भी कोरोना में मदद के लायक नहीं पाया गया। ग्वालियर संभाग में 63 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। इनके मान्यता के वक्त 12,000 से ज़्यादा बेड रजिस्टर करवाए गए थे। ऐसे में एडवोकेट उमेश पोहरे ने एक जनहित याचिका दाखिल कर नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े पर कार्रवाई की मांग की थी। आप फिजिकल रिपोर्ट इसमें पेश करिए, बताइए कि क्या स्थिति है। मेरा कहना है ये कहीं कॉलेज है ही नहीं, एक एक जगह में 2-2 रजिस्ट्रेशन के हिसाब से चल रहा है कि कमरों में। तो हमारा कहना है जो इनको राशि मिली है वो इनसे वसूल की जाए, इन लोगों के खिलाफ फौजदारी प्रकरण दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। पन्ना राज परिवार की महारानी जितेश्वरी देवी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी और इसके बाद महारानी को जेल भेज दिया गया। सुबह ही जितेश्वरी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पन्ना राज घराने की वरिष्ठ सदस्य और राजमाता दिलहर कुमारी की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जितेश्वरी देवी को जेल भेजे जाने की खबर फैलते ही हलचल मच गई, क्योंकि करोड़ों के मालिकाना हक के बाद भी प्रॉपर्टी विवाद के चलते महारानी को जेल भेजा गया। इंदौर के एमवाय अस्पताल को आधुनिक रूप देकर मॉडल अस्पताल बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। दरअसल एमवाय अस्पताल में कैंसर हॉस्पिटल में लीनियर एक्सीलेटर लगाने के साथ साथ कई नए विभाग खोले जाने हैं। मंत्री सिलावट ने कहा कि एमवाय अस्पताल में गरीब मरीजों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल पाए, इसके लिए इसका कायाकल्प करना, इसको आधुनिक रूप देना जरूरी है। अगस्त में इसके लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
मंत्री सिलावट ने कहा कि 250 करोड़ की लागत से अस्पताल तैयार होगा। वहीं एमजीएम कॉलेज के डीन का कहना है कि मरीजों के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ ई हॉस्पिटल और ई ऑफिस की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। प्लानिंग हो चुकी है, शासन को इस बारे में अवगत कराना है। इसमें इसको मॉडर्न एम्बायत हॉस्पिटल बनाने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए, जिसमें कि प्रारंभिक रूप से एक तो नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाए जाएंगे, दूसरा एक एक्सीडेंट इमरजेंसी ट्रॉमा यूनिट बनाई जाएगी 400 बेडेड। ये मध्य प्रदेश का महाराजा यशवंतराव अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है और समाज का वो तबका, समाज का वर्ग जो गरीब तबका है वो इलाज के लिए आता है। इसको हमने आदर्श अस्पताल बनाने का एक संकल्प लिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर काफ़ी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में पर्यटन विभाग की गाइडलाइन के तहत निर्देश हैं कि पर्यटन स्थलों पर निगरानी करें। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में काफ़ी चिंता जता चुके हैं। अभी भी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। मंत्री ने बताया कि इस बात के निर्देश हैं कि पर्यटन स्थलों के होटल में केवल 50% बुकिंग की जाए। साथ ही प्रोटोकॉल के पालन के लिए निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। पर्यटन स्थलों पर सख्त निर्देश जारी किए हैं कि बगैर मास्क, 2 गज की दूरी और जो क्षमता है होटलों की उससे 50% लोगों को ही वो अनुमति दें। कि तीसरी लहर की जो आहट सुनाई दे रही उससे यदि हम सबको बचना है तो कोविड के निर्देशों का पालन करना ही होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।